सभी को नमस्कार। आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालेंगे। कोरोना काल के दौरान कई परिवारों ने 2 साल के अंदर कई सदस्यों को खो दिया। आज की कहानी भी ऐसे ही एक परिवार के बारे में है, जहां कुछ ही सालों के भीतर लगातार 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये मौतें न तो कोरोना की वजह से हुईं और न ही किसी अन्य बीमारी की। तो फिर ये मौतें कैसे हुईं? जब एक परिवार के सदस्य ने पुलिस से सवाल किए तो जो खुलासे हुए उससे सभी की पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सच्चाई विश्वास से परे थी। परिवार में लगातार होने वाली इन मौतों के पीछे क्या भयानक सच्चाई छिपी थी? इस पूरे षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ था और इस मामले का करंट स्टेटस क्या है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। इस मामले से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट खुलासा फरवरी 2023 में हुआ, जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। और वो क्या खुलासा है, इन सभी विवरणों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ये पूरी कहानी पोनमत्तम परिवार और केरल से जुड़ी है। पूरा परिवार केरला के कोझिकोड जिले के कूड़ाथई गांव में रहता था। इस परिवार को गांव के सबसे अमीर परिवारों में से एक माना जाता था। परिवार के मुखिया का नाम टॉम थॉमस था और उनकी पत्नी का नाम अन्नाम्मा थॉमस था। उनके 2 बेटे थे, रोजो थॉमस और रॉय थॉमस। 1997 में बड़े बेटे रॉय थॉमस की जोली आमा जोसेफ नाम की एक लड़की से शादी हुई। शादी के बाद जोली जल्द ही घर में हर किसी की फेवरेट बन गई और परिवार के कामकाज को कुशलतापूर्वक संभालने लगी। अपनी अच्छे स्वभाव के बावजूद जोली एक धार्मिक महिला भी थी, जो रोजाना प्रार्थना में शामिल होती थी। जोली की शादी रॉय थॉमस से तब हुई जब वो बेरोजगार था और खर्चों के लिए अपने पिता पर निर्भर था। हालांकि शादी के बाद जोली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाद में परिवार को बताया कि उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट में नौकरी मिल गई है। इसे सुनकर सभी परिवार वाले बहुत खुश थे। उसके बाद 2002 में अचानक अन्नाम्मा थॉमस बीमार पड़ गईं, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों के इलाज के बाद उनकी सेहत सुधर गई और उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया। घर लौटने के महज 2 महीने बाद 22 अगस्त 2002 को एक बार फिर अन्नाम्मा थॉमस बीमार पड़ गईं। इस बार वो अस्पताल ले जाए जाने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गईं। लक्षणों के आधार पर कहा जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन मौत का वास्तविक कारण समझने के लिए डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की सिफारिश की, लेकिन परिवार ने इस मौत को नेचुरल मानते हुए इसका विरोध किया। इस तरह किसी भी पोस्टमार्टम के बिना अन्नाम्मा थॉमस के अंतिम संस्कार किए गए। परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के अचानक निधन से सभी गहरे आघात में आ गए और लंबे समय तक काफी परेशानी रही। हालांकि समय बीतने के साथ फिर से सभी का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। अब परिवार में सबसे बड़े टॉम थॉमस थे। तारीख 26 अगस्त 2008 थी। अन्नाम्मा थॉमस की 6ठी पुण्यतिथि के कुछ ही दिन बाद घर पर अन्य रिश्तेदार भी मौजूद थे। अचानक परिवार में एक और मौत हो जाती है। इस बार परिवार के मुखिया टॉम थॉमस की मौत हो जाती है। शुरुआती जांच में भी उनकी मौत को दिल का दौरा पड़ने से जोड़ा गया। परिवार ने टॉम थॉमस का पोस्टमार्टम नहीं कराया और उन्हें भी इसी तरह से अंतिम संस्कार दिए गए। 6 साल के भीतर परिवार में 2 मौतें होने से काफी बदलाव आए। जहां पहले संयुक्त परिवार था, अब बची हुई संपत्ति का बंटवारा हो गया और लगभग हर कोई अलग अलग रहने लगा। पिछली 2 मौतें भुलाई भी नहीं गई थीं कि परिवार को तीसरे सदस्य की मौत का सामना करना पड़ा। 9 सितंबर 2011 को रॉय थॉमस की मौत हो गई। रॉय थॉमस का शव बाथरूम में मिला। इस परिवार में पहले भी 2 अचानक मौतें हो चुकी थीं। इसलिए जब घर के तीसरे सदस्य की भी मौत हुई तो कुछ परिवार के सदस्यों को संयोग की बजाय कुछ गलत काम का शक हुआ। रॉय थॉमस पर पोस्टमार्टम करने का फैसला किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान रॉय थॉमस के शरीर में साइनाइड पॉइजन के निशान मिले। आगे की जांच से पता चला कि उन दिनों रॉय थॉमस आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। रॉय थॉमस की पत्नी के अनुसार यही आर्थिक समस्याएं उनके पति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही थीं। शुरुआती पुलिस जांच में भी रॉय थॉमस की आर्थिक समस्याओं पर जोर डाला गया और यह नतीजा निकाला गया कि उन्होंने आत्महत्या की है। इस तरह केस बंद कर दिया गया। हालांकि केस बंद हो गया था, लेकिन परिवार में लगातार मौतें होती रहीं। परिवार में अगली मौत 24 फरवरी 2014 को हुई। इस बार
मृतक मैथ्यू मंजादिल थे, जो अन्नाम्मा थॉमस के भाई थे। याद करें, हमने पहले बताया था कि परिवार में पहली मौत अन्नाम्मा थॉमस की हुई थी। मैथ्यू मंजादिल की मौत भी अचानक हुई और किसी पोस्टमार्टम के बिना इसे भी एक संयोग ही मान लिया गया और मामले को निपटा दिया गया। परिवार में लगातार मौतें हो रही थीं, लेकिन कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि ये मौतें कैसे हो रही हैं। शुरुआती पुलिस जांच में कोई संदेह नहीं पाया गया और अटकलें लगने लगीं कि परिवार पर कोई बुरी शक्ति का कब्जा हो गया है, जो एक के बाद एक रहस्यमय मौतों का कारण बन रही है। कुछ लोग यहां तक कहने लगे कि परिवार पर कोई श्राप सा लग गया है। परिवार में चौथे व्यक्ति की मौत के थोड़े समय बाद ही एक और मौत हो जाती है। इस बार रॉय थॉमस की भतीजी अल्फाइन जकारिया की मौत हो जाती है। अल्फाइन मौत के समय केवल 2 साल की थी। ये मौत भी अचानक हुई, लेकिन परिवार में ये मौत आखिरी नहीं थी। इस घटना के 2 साल बाद 11 जनवरी 2016 को अल्फाइन की मां सिली जकारिया की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहूं तो परिवार के 6 सदस्यों की रहस्यमय मौतें पिछले 14 सालों में एक के बाद एक होती रहीं। इतना ही नहीं, इस परिवार के 2 दूर संबंधी रिश्तेदारों की भी मौत सड़क दुर्घटना में थोड़े समय के भीतर हो जाती है। रॉय की मौत के बाद अब जॉली विधवा हो चुकी थी और वह रॉय थॉमस के चचेरे भाई शाजू जकारिया के साथ रहने लगती है। हालांकि परिवार में एक ऐसा सदस्य था जो यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि परिवार में मौतों के पीछे कारण कोई श्राप या बुरी आत्मा है। ये रोजो थॉमस थे। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि रोजो थॉमस अन्नाम्मा थॉमस और टॉम थॉमस के बेटे और रॉय थॉमस के भाई थे। रोजो थॉमस अमेरिका में काम करते थे। परिवार के 6 सदस्यों की लगातार मौतों के बाद उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक साजिश है। रोजो थॉमस फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन जाते हैं, एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस से अपील करते हैं कि परिवार में अब तक हुई सभी मौतों के पीछे के कारणों की गहराई से जांच की जाए। रोजो थॉमस अपने स्तर पर भी अपनी खुद की जांच शुरू कर देते हैं। परिवार में अब जीवित सदस्य शाजू जकारिया और जॉली जोसेफ थे, जो अब बचे हुए परिवार के सदस्यों में शामिल थे, यानी कि रोजो का चचेरा भाई और भाभी। शुरुआत में पुलिस जांच को गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन रोजो के अपनी जांच शुरू करने के बाद पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। जॉली ने कुछ साल पहले दावा किया था कि वो NIT कालीकट में कॉमर्स लेक्चरर के रूप में काम करती है। हालांकि जब रोजो इसकी जांच करता है तो पता चलता है कि NIT कालीकट में जॉली नाम की कोई भी लेक्चरर नहीं है। जॉली ने न केवल NIT कालीकट में अपनी नौकरी का पहचान पत्र पेश किया, बल्कि उसे अपने परिवार को भी दिखाया था। जब इस पहचान पत्र की जांच की जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन इसे फर्जी घोषित कर देता है। इसके अलावा रोजो थॉमस द्वारा की गई जांच से यह भी पता चलता है कि जॉली जोसेफ अब तक हुई सभी मौतों या अचानक बीमारियों के दौरान मौजूद थीं। जॉली की 6 मौतों के आसपास की उपस्थिति कोई संयोग नहीं थी, बल्कि इससे एक बड़े षड्यंत्र का संकेत मिलता था। इसलिए पुलिस की संदेह की सुई जॉली की ओर इशारा करने लगी। पहले नेचुरल मानी जा रही मौतें अब फिर से जांच के दायरे में आ गईं। रोजो थॉमस ने रॉय थॉमस की मौत के संबंध में पुलिस स्टेशन पर जॉली के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा जॉली पर 5 अन्य रहस्यमय मौतों के भी संदेह जताए गए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी, जिसकी शुरुआत कूड़ाथई गांव के चर्च और कोझिकोड के सेंट मैरी चर्च के समीप स्थित कब्रिस्तान से पिछले 14 सालों में दफन किए गए परिवार के 6 सदस्यों के शवों को निकालकर की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इन शवों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। केरल पुलिस ने जांच में मदद के लिए दुनिया भर के फोरेंसिक वैज्ञानिकों को बुलाया। इसी बीच पुलिस ने जॉली जोसेफ से पूछताछ की, जिसने शुरू में इन 6 व्यक्तियों की मौत में किसी भी तरह की संलिग्नता से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस पूछताछ की गहराई बढ़ाने लगी और सवालों की लंबी फहरिस्त बनाने लगी, तो जॉली धीरे धीरे उनमें उलझती चली गई और फिर पुलिस के सामने चौंकाने वाली सच्चाई उजागर हो गई। जॉली ने पुलिस से स्वीकार किया कि पिछले 14 सालों से वो अपने परिवार के सदस्यों को जहर दे रही थी। जब पुलिस ने इन हत्याओं के पीछे के मोटिव के बारे में पूछा तो और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि प्रत्येक हत्या के पीछे अलग अलग मोटिव था। जॉली के पुलिस से बयान के अनुसार उसने पहली बार 2002 में अपनी सास अन्नाम्मा थॉमस की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन पहली कोशिश नाकाम रही। हालांकि
दूसरी बार जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे तो जॉली ने चुपके से अपनी सास के मटन सूप में जहर मिला दिया था। इसके परिणाम स्वरूप सूप खाने के कुछ ही देर बाद अन्नाम्मा थॉमस की मौत हो गई। चूंकि अन्नाम्मा ही परिवार से जुड़े सभी वित्तीय मामलों को संभालती थीं और पैसों का हिसाब किताब करती थीं, इसलिए जॉली इस व्यवस्था से नाखुश थी और उसने उन्हें खत्म करने का निर्णय लिया। जॉली का दूसरा निशाना उसका ससुर टॉम थॉमस बना। इसके पीछे का कारण यह था कि लगभग 2008 के आसपास जॉली के पति रॉय थॉमस आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। जब जॉली ने मदद मांगी तो टॉम ने 2 एकड़ जमीन बेच दी और पूरी राशि जॉली और रॉय को दे दी। साथ ही उन्होंने घोषणा कर दी कि उन दोनों का परिवार की बाकी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होगा। पहली साजिश के तहत जॉली ने फर्जी संपत्ति दस्तावेज बनाए जिनमें रॉय थॉमस और जॉली को बची हुई संपत्ति में हिस्सा दिखाया गया। बाद में जॉली ने चुपके से टॉम थॉमस के खाने में जहर मिलाया जिससे उनकी मौत हो गई। संपत्ति दस्तावेजों को देखने के बाद रोजो थॉमस ने संदेह जताया, लेकिन उन्हें अन्य परिवार के सदस्यों का समर्थन नहीं मिला और जॉली बच गई। इसके बाद उसने अपने पति की मौत की साजिश रची। खुलासों के अनुसार रॉय थॉमस भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था और शराब का आदी हो गया था। इससे रॉय और जॉली के बीच लगातार झगड़े होते थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए जॉली ने अपने पति के खाने में भी जहर मिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। रॉय थॉमस की मौत के बाद अन्नाम्मा थॉमस के भाई मैथ्यू, जिन्होंने रॉय की मौत को नेचुरल न मानते हुए पोस्टमार्टम की जिद की थी। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर में जहर के निशान मिलने के बावजूद जॉली ने चालाकी से पुलिस को मना लिया कि रॉय ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद संदेह की सुई जॉली पर गई और 2014 में उसने गुप्त रूप से मैथ्यू की शराब में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी। जॉली का अगला निशाना 2 साल की अल्फाइन बनी। वास्तव में अपने पति की हत्या के बाद जॉली शाजू जकारिया से आकर्षित हो गई, जो उसके मृत पति के चचेरे भाई था। हालांकि समस्या यह थी कि शाजू पहले से ही शादीशुदा था और उनकी एक बेटी और पत्नी थी। इसलिए बुरे इरादों से जॉली ने 2014 में शाजू की 2 साल की बेटी को गला घोंट कर हत्या कर दी ताकि वो शाजू से शादी कर सके। इसके बाद 2016 में शाजू की पत्नी सिली की भी हत्या हो गई। इन दोनों हत्याओं के बाद जॉली ने 2016 में शाजू से शादी कर ली। इस खुलासे के बाद पुलिस को संदेह होता है कि शायद शाजू थॉमस भी जॉली की योजना में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए पूछताछ के लिए उसको को भी हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि शाजू के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। जब जॉली से पूछा जाता है कि उसने पिछले 14 सालों से NIT कालीकट में पढ़ाई की थी, तो पता चलता है कि वो वहां कभी नहीं गई। कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार जॉली वहां नहीं पढ़ी। जॉली तब खुलासा करती है कि वो हर रोज समय पर घर से बाहर निकलती थी, लेकिन अधिकतर समय वो पास के एक चर्च में समय बिताती थी। कभी कभी वो NIT कैंपस पर कैंटीन में भी समय बिताती थी। इस पूरी जांच का एक चौंकाने वाला खुलासा ये है कि जिन लोगों से भी जॉली के संबंध थे, उन सभी से उसके अच्छे संबंध थे। सभी के साथ एक मुस्कुराहट से बातचीत करना जॉली की आदत थी। किसी ने भी जॉली को किसी पर आवाज उठाते नहीं सुना। पड़ोसियों ने भी कभी जॉली की तारीफ करना नहीं छोड़ा। जॉली इस मामले के खुलासे के बाद अंत में 5 अक्टूबर 2019 को 47 वर्षीय जॉली जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर अपने ससुर और पति सहित 6 परिवार के सदस्यों की हत्या का आरोप लगाया गया। बहुत से लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ कि जॉली एक निर्दय हत्यारी साबित हो सकती है। जांच में पता चला कि जॉली को जहर MS मैथ्यू नामक व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो जॉली का ही रिश्तेदार था। मैथ्यू के दोस्त प्राजी कुमार, जो एक ज्वेलरी की दुकान पर काम करते थे, उन्होंने सोना चांदी के गहनों की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले साइनाइड की खरीदी में मदद की। पुलिस की तलाशी में जॉली की कार के डैशबोर्ड और बैग से साइनाइड के नमूने भी बरामद हुए। जॉली की स्वीकारोक्ति और वैज्ञानिक खोजों समेत सबूतों के आधार पर पुलिस ने 1 जनवरी 2020 को 1800 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। जॉली पर 6 हत्याओं के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने 2021 में उसे जमानत दे दी थी, लेकिन केरल पुलिस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वर्तमान में जॉली जेल में बंद है और यह मामला कानूनी विवाद का विषय बना हुआ है।
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जॉली की जमानत याचिका खारिज कर दी, इसलिए आज भी जॉली जेल में बंद है। इन खुलासों के कुछ महीनों बाद ही जॉली के दूसरे पति शाजू ने भी अदालत में तलाक की अर्जी दायर की। इस मामले की जांच जारी है, लेकिन फरवरी 2023 में इससे जुड़े कुछ नए खुलासे हुए। केरल पुलिस ने कब्रों से निकालने के बाद शवों को हैदराबाद स्थित CFSL लैब भेजा था। रिपोर्ट में कहा गया कि बरामद किए गए 6 शवों में से 4 शवों में साइनाइड के कोई निशान नहीं मिले। बाकी 2 शवों की जांच अभी जारी है। दावे के बावजूद केरल पुलिस का कहना है कि हत्याओं के बहुत साल बीत जाने की वजह से उत्खनन के बाद साइनाइड के निशान मिलना मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक अगर जांच में साइनाइड के निशान नहीं भी मिले तो जॉली की स्वीकारोक्ति और परिस्थितिजन्य सबूत इतने मजबूत हैं कि अदालत में उसकी दोष सिद्ध साबित हो जाएगी और उसे कड़ी सजा मिलेगी और अदालत अपराधी के लिए वास्तविक सजा तय करेगी। आप कमेंट में अपने विचार साझा कर सकते हैं कि जॉली को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये केस यही खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।